नमस्कार, स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी पे। और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी लेव स्टैंड एग्जाम के लिए। अपना आज का जो टॉपिक है वह है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कौन कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो दी गई थी उसकी उत्पत्ति के संबंध में, किस किसने वह दी, और धीरे धीरे जो है जलमंडल का विकास, स्थल मंडल का विकास, तारों का विकास, ग्रहों का विकास किस प्रकार पृथ्वी पर हुआ, इस सब के बारे में अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना अध्याय। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको कुछ दिक्कत हो वीडियो में किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अपना चैप्टर पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, कौन कौन सी हाइपोथेसिस दी गई थी। तो पहली जो थी वो अपन पढ़ते हैं निहारिका परिकल्पना। निहारिका निहारिका को कुछ इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि बादलों का झुंड अपन मान सकते हैं कि बहुत सारे बादल हैं और कुछ जो है उसमें धूल के कण वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। तो बादलों का जो झुंड है उसे अपन निहारिका बोल सकते हैं। निहारिका परिकल्पना जो है यह कांट व लाप्लांस के द्वारा दी गई। पहले कांट ने परिकल्पना दी था, उसमें कुछ सुधार करके लाप्लांस ने इस परिकल्पना को सुधार दिया। तो निहारिका कैसे याद रखेंगे, निहारिका कांट लव हिम। ठीक है, याद रखो भाई, कोई निहारिका लड़की है और कांट लव हिम, उसको प्यार नहीं कर सकती। तो निहारिका पहले कौन देगा, पहले देगा कांट, फिर एल, एल ओ वी ई, लव, लव से अपन एल से ले लेंगे लाप्लांस। तो किस सेंटेंस याद रखेंगे, निहारिका कांट लव हिम। तो निहारिका परिकल्पना दी है कांट और लाप्लांस ने। कौन है ये, तो जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट। ई कांट या इमैनुअल कांट थे जर्मन दार्शनिक। और लाप्लांस कौन थे, तो गणितज्ञ थे। कौन है, लाप्लांस जो थे वो गणितज्ञ थे। किस प्रकार उन्होंने समझाया कि पहले उन्होंने निहारिका के बारे में बताया कि निहारिका क्या है। तो निहारिका क्या है कि ग्रह एक धीमी गति से घूमने वाले पदार्थ या बादल से बना है। भाई कोई बादल था और वह बादल जो है सूर्य के चारों ओर है, और इस बादल को ही निहारिका नाम दिया गया। और धीरे धीरे इस बादल से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। यह बात किसने कही, यह बात कही कांट ने और लाप्लांस ने। आगे देखते हैं अपन। तो इस प्रकार अपन मान सकते हैं कि बीच में सूर्य था और चारों ओर जो है ये गैसीय बादल है, निहारिका है। और धीरे धीरे क्रमिक रूप से जो है इस निहारिका में किन का निर्माण हुआ है, छोटे छोटे प्लेनेट्स का जो है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। आगे अपन देखते हैं चेम्बरलिन व मोल्टन का सिद्धांत। चेम्बरलिन व मोल्टन ने अपना सिद्धांत दिया था 1900 में। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि आद्य जो अपने पास सूर्य है उसके पास से दूसरा कोई तारा गुजर रहा था। तो ये अपने पास सूर्य था, पहले से मौजूद था सूर्य, और उसके पास से दूसरा तारा है वह गुजर रहा था। तो जब यह तारा इस सूर्य के पास से गुजर रहा था तो इस तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ जो है इसने अपनी ओर खींच लिया तथा यह तारा अंतरिक्ष में चला गया। और यह जो पदार्थ था वह सूर्य के आसपास ही था, और सूर्य के वापस गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों ओर यह पदार्थ फैल गया। तो इससे जो पदार्थ बाहर निकला उसी पदार्थ से किसका निर्माण हुआ है, उसी पदार्थ से निर्माण हुआ है ग्रहों का। यह बात कही, यह बात किसने कही, यह बात कही थी चेम्बरलिन व मोल्टन ने। वैज्ञानिक चेम्बरलिन व मोल्टन क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि एक भटकता हुआ तारा सूर्य के पास से गुजरा। उस तारे के गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य की सतह से सिगार के आकार का, ये जो आकार है यहां दिया हुआ है, ऐसा जो आकार है यही क्या आकार है, इसे ही बोलते हैं सिगार का आकार। सिगार के आकार का कुछ पदार्थ बाहर निकला। जब तारा दूर चला गया तो यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा, और धीरे धीरे इस पदार्थ से ही किसका निर्माण हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो पहले अपन ने देखा, पहली जो परिकल्पना थी अपने पास निहारिका परिकल्पना, उसमें अपन ने तारा जो दिया वो एक ही लिया था, वो था अपना सूर्य। ठीक है, और इस परिकल्पना में अगर अपन देखें तो तारे कितने हैं, तारे दो है, एक तो सूर्य है और एक दूसरा तारा पास से गुजर रहा है। तो यह द्वितारक परिकल्पना है, जिसमें दो तारों की बात कही जाएगी वह द्वितारक परिकल्पना है, और जिसमें अपन एक ही तारे की बात करेंगे वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगी एक तारक परिकल्पना। आगे देखते हैं जेम्स जीन व जेफरीज। तो जेम्स जीन व जेफरीज ने जो है, किसने बताया सिद्धांत, जेम्स जीन व जेफरीज ने चेम्बरलिन और मोल्टन का जो सिद्धांत था उनका समर्थन किया। जीन्स व जेफरीज ने चेम्बरलिन व मोल्टन के सिद्धांत का क्या किया था, समर्थन किया था। आगे देखते हैं कि संशोधित निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना में ही कुछ संशोधन किया और एक नई परिकल्पना दी गई। किसके द्वारा दी गई, ये दी गई थी रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिड और जर्मन वैज्ञानिक कार्ल वाइजेकर के द्वारा। तो
ओटो स्मिड और वाइजेकर ने क्या किया था, संशोधित निहारिका परिकल्पना दी थी। इन्होंने निहारिका परिकल्पना में कुछ बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए थे कि सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा था जो हाइड्रोजन, हीलियम व धूल कणों से बनी थी। निहारिका बनी थी और निहारिका में क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम थे और धूल के कण थे। इन कणों के टकराने और घर्षण से एक चपटी तस्त्री के आकार का बादल बना, कि इस निहारिका में जो भी पदार्थ है वह आपस में टकराए और घर्षण व ताप के उत्पन्न होने से तस्त्री का आकार उसने ले लिया। अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया से ग्रह बन गया। अभिवृद्धि मतलब कण आपस में जुड़ते गए और धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होता गया। यह बात किसने कही, यह बात कही थी ओटो स्मिड व जर्मन वैज्ञानिक कार्ल वाइजेगर के द्वारा। अगला अपन देखते हैं तारों की। अभी अभी अपन ने देखा भाई तारों की संख्या के आधार पर ही अपन परिकल्पनाओं को एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना नाम देंगे। तो जिसमें एक ही तारा होगा वह एक तारक परिकल्पना और जिसमें दो तारे होंगे वह द्वितारक परिकल्पना। आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि निहारिका परिकल्पना है यह एक तारक परिकल्पना है, द्वितारक परिकल्पना है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला अपन देखते हैं कुछ आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 11 में, वह इतना ही दिया हुआ है। उसके अलावा भी अपन कुछ परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले अपन ने देखी गैसीय परिकल्पना। निहारिका और गैसीय परिकल्पना लगभग एक जैसी है। तो गैसीय परिकल्पना नाम से जिसने परिकल्पना दी थी वो थे इमैनुअल कांट। गैसीय परिकल्पना किसने दी, इमैनुअल कांट। ये जितनी भी परिकल्पनाएं हैं उनके जिनके द्वारा ये दी जाती है, प्रस्तावक जो भी हैं इनके, उन सब के आपको नाम याद रखने हैं। प्लस आपको नाम याद रखना है कि यह एक तारक परिकल्पना थी या द्वितारक परिकल्पना थी। तो सबसे पहले गैसीय परिकल्पना देते हैं कांट, ठीक है, और यह क्या है, एक तारक परिकल्पना है, यानी कि एक ही तारे की इसमें बात की गई है। दूसरे अपन देखते हैं निहारिका परिकल्पना या नेबुलर हाइपोथेसिस। किसने दी है, लाप्लांस ने। गैसीय कांट और निहारिका लाप्लांस के द्वारा। यह भी एक तारक परिकल्पना है। आगे देखते हैं प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस या ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना कौन देते हैं, चेम्बरलिन व मोल्टन के द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना दी गई। तो ग्रहाणु परिकल्पना दी है चेम्बरलिन व मोल्टन के द्वारा। इसमें दो तारे की बात की गई, जिगार के रूप में कुछ मटेरियल निकलता है और उससे ही ग्रहों का निर्माण हुआ, यह बात कही थी चेम्बरलिन व मोल्टन ने। फिर अपन देखते हैं ज्वारीय परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना से मिली जुली सी परिकल्पना थी ज्वारीय परिकल्पना भी, और यह दी गई है जेम्स, जीन व जेफरीज के द्वारा। ये परिकल्पनाएं क्या है इनके बारे में भी यहाँ लिखा गया है, लेकिन आप अगर इतना ही याद रख लेंगे कि यह हाइपोथेसिस है, नाम क्या है हाइपोथेसिस का, ये दी किसके द्वारा गई है और यह एक तारक है या द्वितारक है, तो यह आपके लिए काफी होगा। फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए इनकी विशेषताओं को भी पढ़ सकते हैं। ज्वारीय परिकल्पना दी है जेम्स, जीन्स व जेफरीज के द्वारा। अब है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, द्वितारिक परिकल्पना, वो दी गई है रसेल के द्वारा। आगे अपन देखते हैं तो सुपरनोवा परिकल्पना है, एक विशाल तारे के विस्फोट शुरू हुआ और उससे ही धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर है अंतर तारक धूर परिकल्पना या इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, होयल व लिटिलटन के द्वारा दी गई। अंतर तारक मेघ परिकल्पना यह ओटो स्मिड के द्वारा दी गई। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना यह अल्फवेन के द्वारा दी गई। बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना यह रोसगन के द्वारा दी गई। और सिफोर्ड परिकल्पना जो है यह दी गई ई.एम. ड्रोबिवस्की के द्वारा। निहारिका मेघ परिकल्पना, ठीक है, निहारिका मेघ परिकल्पना जो है वह एस.सी. बनर्जी ने निहारिका मेघ परिकल्पना दी। और लास्ट जो है आदिम ग्रह परिकल्पना, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस, वो दी गई है वॉन वाइजेकर के द्वारा। एक और परिकल्पना यहां देखते हैं, वो है बिग बैंग थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वमान्य जो है, वर्तमान में भी इसको माना जाता है, वह है बिग बैंग थ्योरी, या इसको महाविस्फोट सिद्धांत भी बोला जाता है। क्विपर और जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। प्रस्तावक कौन है इनके, क्विपर और जॉर्ज लेमेंटर। यह जो है एक तारक परिकल्पना है। इस परिकल्पना को आगे अपन विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ जितनी भी परिकल्पनाएं दी गई है, आप उनके प्रस्तावक के नाम और वह एक तारक है या द्वितारक है, उसको आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखना है, इसके लिए अपन सेंटेंस बना लेते हैं। उसको बार बार, इसको अगर आप 5 बार पढ़ोगे सेंटेंस को, तो आपको याद रह जाएगा। पहला है कि कांट गैस का गुब्बारा। तो गैस ये परिकल्पना कांट के द्वारा, तो कांट गैस का गुब्बारा लाता है। इससे अपने को याद हो जाएगी भाई कांट ने दी है वह गैसियस हाइपोथेसिस दी है।
फिर है लाप्लांस निहारिका नचाता है। तो लाप्लांस क्या करता है, निहारिका को नचा रहा है। तो निहारिका परिकल्पना किसने दी है, वह दी है लाप्लांस ने। फिर है चेम्बरलिन व मोल्टन ग्रह टुकड़े बनाते हैं। ग्रह टुकड़े को ही बोला जाता है ग्रहाणु। ग्रह के जो टुकड़े हैं वही क्या है, वही है ग्रहाणु या प्लेनिटेसिमल। तो चेम्बरलिन में मोल्टन कौन से देगा, ग्रहाणु परिकल्पना। उसी प्रकार जीन्स ज्वारीय परिकल्पना जो है, जीन्स ज्वार खींचता है तो ज्वारीय परिकल्पना जीन्स दे देंगे। इसी प्रकार ये सारे सेंटेंस आप 5-6 बार पढ़ेंगे तो सारी परिकल्पनाओं को आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप कोई ये समझ में नहीं आए तो आप अपने हिसाब से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आप इस मटेरियल को कुछ ज्यादा दिनों तक याद रख सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आगे देखते हैं कि आधुनिक सिद्धांत जो है वही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आधुनिक सिद्धांत से, और जो आधुनिक सिद्धांत है वह है अपना बिग बैंग थ्योरी। अपन पढ़ेंगे यहां बिग बैंग थ्योरी के बारे में। यही सर्वमान्य सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में। तो क्या है बिग बैंग थ्योरी, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे मान्य सिद्धांत जो है वह बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का अन्य नाम भी है जिससे क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस या विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। क्या नाम है दूसरा, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना या एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यही दूसरा नाम है बिग बैंग थ्योरी का। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने प्रयास किया इसके बारे में बताने का। एडविन हब्बल ने क्या बताया था, एडविन हब्बल ने बताया था 1920 में कि ब्रह्मांड जो है फैल रहा है। किस प्रकार फैल रहा है, एडविन हब्बल ने बताया भाई कोई गुब्बारा है, उस गुब्बारे पर अपन क्या चिन्ह कर देते हैं, और जैसे जैसे उस गुब्बारे को फुलाएंगे अपन तो जो जो अपन ने चिन्ह किए उनके बीच में दूरी भी बढ़ेगी तथा जो जो चिन्ह किए हैं उनकी मोटाई भी थोड़ी बहुत बढ़ती रहेगी। तो उस प्रकार एडविन हब्बल ने बताया कि वह गुब्बारा क्या है, एक यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में जो भी ग्रह हैं उनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। तो एडविन हब्बल ने 1920 में दिखाया कि ब्रह्मांड जो है वह फैल रहा है। प्रमाण बताया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। वर्तमान में भी अगर अपन देखें तो आकाश गंगाएं जो है वह एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जा रही है। समय के साथ ये दूरी बढ़ती जा रही है। तो ये बात कही थी एडविन हब्बल ने। फिर आगे क्या हुआ, गुब्बारे का उन्होंने उदाहरण दिया। गुब्बारे का उदाहरण कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, पहले एक गुब्बारा लिया, उस पर अलग अलग जगह अपन ने चिन्ह कर दिए। अब जैसे जैसे इस गुब्बारे में अपन हवा भरते जाएंगे तो अपन देखेंगे कि इन जो भी अपन ने चिन्ह कर रखे हैं उनके बीच में दूरी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उस प्रकार उन्होंने समझाया कि जो भी चिन्ह है वह क्या है, वह अपना निहारिका इनको मान सकते हैं, और इनके बीच में दूरी बढ़ रही है तथा ये चिन्ह जो है ये चिन्ह भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। तो एडविन हब्बल ने यह बताया कि जो ग्रह हैं उनका आकार तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन उनके बीच की दूरी जो है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यह बात कही अपन ने, किसने बोला, एडविन हब्बल के द्वारा यह बात बोली गई। क्या बोला कि सीमा गुब्बारे में निशान भी बड़े हो जाते हैं लेकिन असल में आकाश गंगाएं बड़ी नहीं होती, सिर्फ उनके बीच की दूरी जो है वही बड़ी होती है। यह बात कही एडविन हब्बल ने। आगे देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार से हुआ। तो शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत अपन करते हैं कि सारा पदार्थ एक बहुत छोटे एकाकी परमाणु में था। शुरू में क्या था, एक बहुत ही छोटा परमाणु था, एकाकी परमाणु था, उसी में सारा पदार्थ था। अब क्या होता है, अब इसमें विस्फोट होता है। इसका आकार बेहद सूक्ष्म, तापमान व घनत्व इसका अनंत था। तो शुरू में शुरुआत की अपन ने छोटे से कण से, एकाकी परमाणु से, जिसे अपन सिंगुलरिटी या छोटा गोलक भी अपन बोल सकते हैं साधारण भाषा में। अब है बिग बैंग में क्या हुआ, एकाकी परमाणु में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। जो भी एकाकी परमाणु था जिसका घनत्व तापमान बहुत अधिक था उसमें विस्फोट होता है। यह घटना 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो जो बिग बैंग की शुरुआत होती है वह होती है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। विस्फोट से ब्रह्मांड का एक विस्तार शुरू हुआ। अब जैसे ही विस्फोट हुआ ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे फैलने लगता है। कैसे फैलने लगता है देखते हैं अपन। विस्तार की प्रक्रिया, विस्फोट के बाद 1 सेकंड के छोटे हिस्से में तेजी से फैला हुआ। पहले क्या होता है, जैसे विस्फोट होगा तो धीरे धीरे फैलाव होगा, फिर क्या होता है, ये फैलाव इसकी स्पीड जो है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। पहले 3 मिनट में शुरुआती परमाणु बने और विस्फोट के बाद में अब धीरे धीरे क्या होता है, 3 मिनट में परमाणु बनने लगते हैं। 3 लाख साल बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है, कितना पहुंच जाता है, 4500
केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसके बाद में फैलाव के कारण ब्रह्मांड अंत में जो है वह पारदर्शी हो जाता है। आज भी अगर अपन देखें तो ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। तो अपन देखते हैं बिग बैंग थ्योरी को चित्र के माध्यम से। शुरू में जो था एकाकी परमाणु था और इस एकाकी परमाणु में है विस्फोट हुआ, वह फैलता गया, अंत में जो है उसका तापमान 4500 केल्विन तक गिरकर आ जाता है और अपना ब्रह्मांड जो है वह क्या हो जाता है, वह ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी हो जाता है और धीरे धीरे जो है कण आपस में जुड़ते गए और उससे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। तो यही बात कही गई किसमें, यही बात कही थी बिग बैंग थ्योरी में। अब देखें कि वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच में दूरी तो बढ़ रही है लेकिन आकाश गंगाएं खुद नहीं बढ़ रही। वही गुब्बारे वाला उदाहरण, गुब्बारे में क्या था, गुब्बारे में एक दिक्कत थी भाई, अपन ने आकाश गंगाओं के बीच में दूरी तो दिखा दी थी, वही दूरी तो बढ़ रही है जैसे जैसे उसमें हवा भर रहे हैं, लेकिन वह चिन्ह जो थे अपन ने बनाए थे गुब्बारे पे वह भी बढ़ रहे थे। यहाँ वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि दूरी बढ़ रही है आकाश गंगाओं के बीच में, लेकिन आकाश गंगाओं का आकार नहीं बढ़ रहा है। एक और अपन सिद्धांत देख लेते हैं, स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट। किसके द्वारा दिया गया, होयल के द्वारा जो है स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट दिया गया था। होयल ने क्या बताया था, होयल ने बताया कि ब्रह्मांड हमेशा एक जैसा रहा है, न तो शुरू हुआ न बदला। तो होयल ने यह बता दिया कि ब्रह्मांड में कुछ भी विस्फोट विस्फोट नहीं हुआ है, जैसा शुरू में था वैसा ही अभी है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा और आगे भी ऐसा ही रहेगा, ये बोला था होयल ने। और इस सिद्धांत को बोल दिया स्टेडी स्टेट संकल्पना। वर्तमान स्थिति ब्रह्मांड के विस्तार के कई प्रमाण मिलने से वैज्ञानिक अब बिग बैंग सिद्धांत को ही मान सकते हैं। तो होयल ने यह बोला था, उदाहरण से समझे होयल की थ्योरी को, स्टेडी स्टेट थ्योरी को। तो उसने बोला था भाई जैसे नदी में पानी आता है, नदी में पानी विभिन्न स्रोतों से आता है, पहाड़ के अलग अलग हिस्सों से जो है अलग अलग क्षेत्रों से नदी में पानी आता रहता है, तो उसी प्रकार उन्होंने बोला भाई जो उत्पत्ति हुई है पृथ्वी की वो कुछ इस प्रकार से ही हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन बिग बैंग ने होयल को जो है गलत साबित कर दिया था। आगे अपन देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत की व्यापकता। तो पुराने सिद्धांत सिर्फ सौरमंडल के विकास पर केंद्रित थे, सिर्फ सौरमंडल के बारे में बता रहे थे भाई किस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ है। लेकिन बिग बैंग से अपन क्या जान सकते हैं, बिग बैंग से जान सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सौरमंडल का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी पर जो क्रस्ट है, वायुमंडल का जो विकास है वह किस प्रकार से हुआ है। इन सवालों को हल करने की कोशिश करता है बिग बैंग थ्योरी। आगे अध्याय में अपन इन्हीं की चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, सौरमंडल का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना, स्थल मंडल कैसे बना और जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई पृथ्वी पर। तो वापस संक्षेप में देख लेते हैं बिग बैंग थ्योरी को। शुरुआत कहाँ से हुई है, सिंगुलरिटी से होती है, यानी कि एक छोटे से बिंदु से होती है, फिर इसमें विस्फोट से तेजी से इसमें विस्तार होता है। कब होता है विस्फोट, 13.7 अरब वर्ष पहले ऊर्जा से पदार्थ बना, परमाणु बने और ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। आज भी विस्तार जारी है। संक्षेप में बिग बैंग थ्योरी यही है। अब देखते हैं कि तारों का निर्माण जो है किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, अपन ने ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बिग बैंग थ्योरी देखी और अब देखते हैं कि तारे जो है, स्टार जो है किस प्रकार से बने। तो प्रारंभ में क्या हुआ था कि ऊर्जा व पदार्थ का वितरण एक समान नहीं था। शुरू में ऊर्जा व पदार्थ एक समान नहीं थे, कहीं पर जो है पदार्थ एक जगह इकट्ठे थे विस्फोट के बाद में, और कहीं पर जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या थे, पदार्थ थे। अब जहां एक जगह इकट्ठे हैं पदार्थ, वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा क्योंकि वहां कण ज्यादा है, और जहां दूर दूर स्थित थे कण यानी कि विरल थे, वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। तो फिर क्या हुआ कि कुछ जगह घनी थी और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आया। क्यों आया, क्योंकि उनके कणों के बीच में दूरी के कारण। अब घने क्षेत्रों में पदार्थ इकट्ठा हुआ जो आकाश गंगाओं के बनने का आधार था। जो घने क्षेत्र थे वहां गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, कण आपस में जुड़ते गए और उससे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगा क्या है, आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकार यदि अपन देखें तो एक आकाश गंगा का आकार 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष हो सकता है। प्रकाश वर्ष सूर्य से क्या है, प्रकाश जितनी दूरी तय करता है एक वर्ष में प्रकाश वर्ष होता है। तो एक आकाश गंगा का जो है कितना होता है, व्यास होता है लगभग 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के आसपास। अब है निर्माण की शुरुआत। शुरू में क्या होता है, शुरू में हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल कहाँ से होती है, निहारिका बनती है, और निहारिका किससे बनी है, हाइड्रोजन के गैस की बादल होते हैं। अब तारों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इससे पहले हाइड्रोजन गैस के बादल थे, निहारिका थे, जहां ये घने थे
वहां कण आपस में जुड़ते गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और उन कणों के जुड़ने से गैसीय झुंड बने, और इन गैसीय झुंडों को क्या बोला, इन गैसीय झुंडों को बोला प्रोटोस्टार। और प्रोटोस्टार से इसके बाद में क्या बने, न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया से, यानी कि जो हाइड्रोजन की निहारिका थी वह हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलती गई, और जैसे जैसे हाइड्रोजन हीलियम में बदलती गई अपने तारों का निर्माण होता गया। समय अगर देखें तो तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। हमारी अपनी आकाशगंगा, जो अपनी आकाशगंगा है जिसमें पृथ्वी है, उसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला भी से बोला जाता है, में भी तारे इस प्रक्रिया से बने हैं। और यह घटना सत्य है उसके लिए, यानी कि जो फैल रहा है अपना ब्रह्मांड, तो वो किससे देख सकते हैं कि वर्तमान में अगर देखें तो निहारिका और निहारिकाएं बन रही है, जैसे जो ओरियन निहारिका में जो है धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में नए प्लैनेट्स और खोजने को मिले। तो कुछ इस प्रकार अपन ने देखा कि किसका निर्माण हो रहा है, निहारिका से। शुरू में निहारिका थी, और निहारिका से धीरे धीरे कण आपस में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जुड़ते गए, और लास्ट में क्या हुआ, प्रोटोस्टार से स्टार का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं अपन, देख लेते हैं प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष अगर अपन देखें तो ये टाइम का सूचक नहीं है, प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी का सूचक है। क्या होता है प्रकाश वर्ष, यह दूरी का माप है, समय का माप नहीं है। प्रकाश की गति कितनी होती है, प्रकाश की गति लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा 1 साल में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है वही प्रकाश वर्ष है। 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश सूर्य से आकर पृथ्वी तक आता है, तो टोटल अगर अपन उसकी दूरी देखेंगे तो उसे अपन बोलेंगे प्रकाश वर्ष। कितना होता है ये, 9.461 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। उदाहरण से देख लेते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, जो प्रकाश के हिसाब से कितने सेकंड में आती है, लगभग 8.311 मिनट है। आगे देखते हैं कि तारों का निर्माण अपन ने देख लिया, प्रोटोस्टार से स्टार के निर्माण हुआ। अब अपन देखते हैं कि ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ग्रहों के निर्माण में शुरू करते हैं अपन पहली अवस्था। पहली अवस्था में क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि तारे निहारिका में गैस के झुंड है। तारे अपन ने बना लिए थे, वही निहारिका थी, और निहारिका में जो कण पास पास थे उनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो आपस में जुड़ते गए, और जुड़ने के बाद में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हुई, हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगा और अपने तारों का निर्माण हुआ। तो निहारिकाओं में अपन ने तारे बना लिए। अब गुरुत्वाकर्षण से गैसीय बादल में कोर जो है, क्रोड जो है वह बनने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था, तो जो ये निहारिका थी जो अपने फैली हुई थी, क्या हुआ, बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ बनने लगा। बीच में यह ठोस हो गई, इसे अपन ने क्या बोल दिया, बीच के भाग को कोर या क्रोड बोल दिया। कोर के चारों ओर गैस और धूल के कण जो है तस्तरी के रूप में घूमती गई। तो बीच में अपन ने कोर बना दिया, और जो भी बाकी मटेरियल बचा है वह तस्तरी के रूप में इस कोर के चारों ओर घूम रहा है। फिर क्या होता है, फिर दूसरी अवस्था में गैसीय बादल का संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन से जो भी गैसीय पदार्थ है वह फिर से आपस में जुड़ेगा। कोर को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों में बदला। तो अब ये जो भी पदार्थ था इस कोर के चारों ओर क्या आने लगा, वह इससे चिपकने लगा, इस कोर को जो है मोटा बना दिया गोले के रूप में। ये गोले कोहेजन या संसंजन से ग्रहाणु प्लेंटेसिमल में बदले। तो ये क्या हुआ, अब छोटे छोटे कणों का निर्माण होने लगा, जिसे ग्रहाणु बोला गया आपस में जुड़ने से। और संगठन फिर क्या होते हैं, बहुत सारे कण बन गए, और ये बहुत सारे कण आपस में टकराने लगे। तो बहुत सारे कण जब आपस में टकराएंगे तो घर्षण उत्पन्न होगा, और क्या होगा, ताप उत्पन्न होगा। तो छोटे पिंड टकराए और बड़े पिंड इससे बनने लगे। कई जो है पिंड टूटने लगे, और कई पिंड आपस में जुड़कर बड़े पिंडों का निर्माण होने लगा। छोटे पिंडों की संख्या ही ग्रहाणु है। तो ग्रहाणु क्या है, छोटे छोटे पिंड ही ग्रहाणु कहलाते हैं। और अंतिम अवस्था में क्या हुआ कि कई ग्रहाणु एक साथ जुड़े और पिंड बने, जो क्या कहलाया, ग्रह कहलाया। तो छोटे छोटे ग्रहाणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर दिया, ग्रहों का निर्माण कर दिया। कुछ इस प्रकार सूर्य के चारों ओर जो है ग्रहों का निर्माण होता गया। आगे देखते हैं सौर मंडल। तो सौर मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। तो सौर मंडल में क्या है, ग्रह कितने हैं सौर मंडल में, तारा जो है मेन वो है अपना सूर्य, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड और है जिसे अपन क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, कॉमेट्स आदि बोलते हैं। धूल और गैस के कण किसमें है, सौरमंडल में उपस्थित है। उत्पत्ति देखें तो उत्पत्ति वही है कि निहारिका से शुरू हुआ, गैस के बादल से शुरू हुआ, और लगभग 5 से 5.6 अरब साल पहले जो है निहारिका ध्वस्त होकर सौरमंडल का निर्माण हुआ।
ग्रहों का निर्माण अगर अपन देखें तो 4.6 से 4.56 अरब साल पहले ग्रहों का निर्माण होना शुरू हुआ। अब देख लेते हैं कि ग्रहों के प्रकार क्या है। तो ग्रह दो प्रकार के होंगे, एक जो ग्रह जो है वह सूर्य के पास और जो ठोस रूप में है, जिनका घनत्व अधिक है, वह कहलाएंगे सारे इनर प्लैनेट्स या भीतरी ग्रह। भीतरी ग्रह को क्या बोला जाता है? टेरेस्ट्रियल या पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। और दूसरे जो सूर्य से दूर स्थित है तथा उनका घनत्व जो है वो बहुत कम है, वह अभी भी गैसीय अवस्था में ही है, उन्हें बोला जाता है आउटर प्लैनेट्स या बाहरी ग्रह। इन्हें जोवियन ग्रह भी बोला जाता है। तो वो ऊपर वाले हो गए पार्थिव ग्रह और नीचे वाले हो गए आउटर प्लैनेट्स हो गए जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, बाहर के अंदर के जो ग्रह हैं सबसे पास में है सूर्य के बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। और कुछ इस प्रकार से ही अपन देखें तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या है, चलिए देखते हैं अपन चित्र के माध्यम से। तो ये अपन ने देखा, ये है अपना है सूर्य। सूर्य के बाद में पहला ग्रह है अपना बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और मंगल। अब आप देखोगे कि छोटे छोटे आपको जो है ग्रहणों के रूप में कुछ पदार्थ दिख रहा है। यही जो है इसे ही अपन बोलते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉइड बेल्ट इसे बोलते हैं। तो सूर्य और एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में जो भी ग्रह हैं वह अपने भीतरी ग्रह हैं, उन्हें पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। बाहरी ग्रह देखें तो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद में अपन देखते हैं कौन कौन से ग्रह? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे ग्रह कौन से हैं? ये है बाहरी ग्रह या ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। मेनली इनका घनत्व जो है कम होता है, भीतरी का घनत्व अधिक होगा और बाहरी का घनत्व कम होगा। अब देखते हैं कि वही है कि भीतरी ग्रह कौन कौन से हैं। तो भीतरी ग्रह कौन कौन सा था? सबसे पास में जो है वह हो जाएगा अपने कौन सा ग्रह? बुध। तो सबसे पास का ग्रह हो गया अपने पास बुध। उसके बाद में बुध के बाद में कौन सा आएगा? उसके बाद में अगला ग्रह आ जाएगा शुक्र। उसके बाद में अगला ग्रह अपनी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में अगला ग्रह जो है वो आ जाएगा मंगल। तो ये चारों ग्रह जो है वह कौन से ग्रह हैं? ये चारों ग्रह अपने हैं भीतरी या पार्थिव या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो ये चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो गए। अगला देखते हैं कि बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। तो बाहरी कौन से हो जाएंगे? बाहरी हो जाएंगे अपने पास जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस। तो ये सारे बाहरी ग्रह होते हैं। फिर से देखते हैं कि अपने को याद रखना है इनका क्रम जो है भाई, सूर्य के पास कौन से हैं, सूर्य से दूर कौन से हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसके बाद में आप कभी भी इस जिंदगी में नहीं भूलोगे कि इन ग्रहों का क्रम किस प्रकार से है। तो शुरुआत करते हैं अपन, कोई हिंदू रीति रिवाज में कोई भी अपन कार्य शुरू करते हैं तो अपन पहले गणेश जी को याद करते हैं, और गणेश जी का वार जो है वो होता है बुधवार। तो शुरू अपन करते हैं बुधवार से। तो अपन शुरू करते हैं बुधवार से। तो पहला ग्रह कौन सा हो जाएगा? पहला ग्रह हो जाएगा बुधवार। कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे मरकरी भी बोला जाता है। अब एक दिन छोड़ना है तो बुध के बाद आता है गुरुवार, एक दिन छोड़ दिया और अगला नाम लिख दिया। अगला नाम क्या आएगा? अगला नाम आ गया अपने पास शुक्रवार। तो शुक्रवार से अपन नया ग्रह ले लेंगे शुक्र, और शुक्र को क्या बोला जाता है? वीनस दूसरा नाम है, या अंग्रेजी में बोलते हैं शुक्र को वीनस। अब एक दिन और छोड़ना है, बुध के बाद में एक दिन छोड़ा, अब शुक्र के बाद में एक दिन छोड़ा। तो एक दिन जैसे ही छोड़ेंगे अपने पास आएगा रवि, और रविवार को छुट्टी होती है कहाँ? रविवार को छुट्टी होती है अपने पृथ्वी पर। तो तीन ग्रह अपन ने देख लिए हैं, सबसे पहले सूर्य के पास बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। अब एक दिन और छोड़ना है रवि के बाद में, तो रवि के बाद में एक दिन छोड़ा अपन ने, तो क्या छोड़ा? सोमवार छोड़ा। और सोमवार के बाद में अगला जो ग्रह आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा मंगल। मंगलवार ही आता है। तो अगला ग्रह कौन सा हो गया? अगला ग्रह हो गया मंगल, या ऐसे बोला जाता है मार्स। तो चार ग्रह देख लिए, बुधवार से शुरू किया, एक दिन छोड़ दिया शुक्रवार, एक दिन छोड़ दिया रविवार या पृथ्वी, एक दिन छोड़ दिया मंगलवार। अब मंगलवार के बाद में एक दिन छोड़ दिया, बुधवार छोड़ दिया, और कौन सा लेंगे अगला वार? अगला वार अपन लेते हैं बृहस्पतिवार। तो ये अगला ग्रह कौन सा हो गया? अगला ग्रह हो गया अपने पास जुपिटर, या इसे क्या बोला जाता है? बृहस्पति भी बोला जाता है। अब बृहस्पति के बाद में एक दिन और छोड़ दो, तो शुक्र छोड़ दिया, और अगला ले लिया अपन ने शनिवार। शनिवार से हो जाएगा शनि ग्रह, जिसे बोला जाता है सेटर्न। तो ये सारे हो गए। दो लास्ट में याद रख लेना, एक तो क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा यूरेनस और एक हो जाएगा नेपच्यून। प्लूटो को जो है ग्रह से हटा दिया गया है। तो इस प्रकार अगर आप याद रखोगे तो आज के बाद में आप कभी नहीं भूलोगे कि ग्रहों का जो पैटर्न है वह किस प्रकार है सूर्य से दूरी के आधार पर।
प्लूटो का दर्जा जो है पहले 9वां ग्रह हुआ करता था प्लूटो, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो और 2003 में यूबी 313 को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। जो गुण होने चाहिए ग्रह में वो इनमें नहीं थे, तो इनको हटा दिया ग्रहों की श्रेणी से। पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर, मेन अंतर तो यही है दूरी के आधार पर। पार्थिव ग्रह जो है ये पास में है सूर्य से, और जो जोवियन है वह सूर्य से अधिक दूर पर है। पार्थिव ग्रह जो है वहां क्या होगा, वहां तापमान जो है वह ज्यादा होगा, सूर्य से दूरी अधिक नजदीक है। और जोवियन ग्रह जो है तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो घनत्व है पार्थिव ग्रहों का वह अधिक है, और जोवियन ग्रहों का घनत्व जो है वह है कम है। अब देख लेते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पुराना मत देखें तो पुराना मत दिया था किसने, सर जॉर्ज डार्विन ने। डार्विन ने क्या दिया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तेजी से घूमते हुए पिंड थे। यह पिंड डंबल के आकार में बदला और टूट गया। शुरू में क्या था, उसने बोला कि भाई एक ही पिंड है। इस पिंड में किसी कारण से क्या हुआ, किसी कारण से कुछ भाग जो है वह बाहर निकला, और डंबल का आकार जो अपन जिम करते हैं कुछ इस प्रकार से आकार से जो है ये पिंड बाहर निकलता गया। और जैसे ही ये पिंड पूरा अलग हो गया तो एक भाग चंद्रमा बन गया और दूसरा भाग क्या रह गया, दूसरा भाग पृथ्वी रह गया। और उसका सबूत बताया कि प्रशांत महासागर में गड्ढा है वह इस भाग के बाहर होने से ही है। यह सिद्धांत जो है शुरू में बताया गया था डार्विन के द्वारा, लेकिन यह मान्य सिद्धांत नहीं था। वर्तमान में जो चंद्रमा की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसे बोलते हैं द बिग स्प्लेट। तो बिग स्प्लेट में क्या बताया गया था कि चंद्रमा एक बड़े टकराव से बना है पृथ्वी के आसपास से। मंगल ग्रह से भी कोई एक बड़ा ग्रह था, वह पास से गुजरा और पृथ्वी से टकराया। तो इस टकराव के कारण जो कुछ हिस्सा है वह बाहर निकल गया। टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, और यह पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। और किसका निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। तो चंद्रमा की उत्पत्ति का जो आधुनिक मत है वह कौन सा है, वह है द बिग स्प्लिट। चित्र से आप फिर देख सकते हैं कि बिग स्प्लिट क्या है, ये अपनी पृथ्वी थी, पास से कोई पिंड गुजरा, यह टकराया और कुछ भाग इससे निकल गया, और किसका निर्माण हुआ, निकले हुए भाग से चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब देखते हैं पृथ्वी का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो शुरुआत में क्या था, ये पृथ्वी अत्यंत गर्म थी। ठीक है, पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान थी, कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर शुरू में। फिर प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैसें थी, प्रारंभिक वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी। प्रारंभिक वायुमंडल में था अपने पास हाइड्रोजन, हीलियम था, और घनत्व जो था वह भी इनका बहुत कम था। फिर परिवर्तन कुछ घटनाओं और प्रक्रियाओं से 4.6 अरब साल में पानी और जीवन के लिए अनुकूल ग्रह बनी। किस प्रकार बनी, आइए देखते हैं अपन। तो शुरू में कौन सी गैसें हैं, शुरू में अपने पास गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। आगे देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना में है कि पृथ्वी परतों के रूप में पाई जाती है। कौन कौन सी, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की संरचना परतदार है, वायुमंडल में कम घनत्व से ज्यादा घनत्व की ओर। तो इसका घनत्व ऐसा क्यों हुआ है उसके बारे में भी अपन देखते हैं भाई। जैसे जैसे अपन अंदर जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है। मंडल देखें तो सतह से अंदर अलग अलग पदार्थ और विशेषताएं हैं, ये क्यों है देखते हैं। तो शुरू में क्या था कि पृथ्वी जो है वह अत्यंत गर्म थी। गर्म होने के कारण जिन पदार्थों का घनत्व अधिक था, अब घनत्व अधिक होगा, और मान लो कोई पानी है, पानी में अगर जिन पदार्थों का घनत्व अधिक होगा तो वो नीचे डूब जाएगा, और जिनका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरता रहेगा। तो नीचे डूबने के कारण पृथ्वी के अंदर का भाग जो है उसमें ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ हो गए, तो अंदर घनत्व अधिक हो गया। और ऊपरी भाग में जो है, ऊपरी भाग में क्या हुआ, ऊपरी भाग में कम घनत्व वाले पदार्थ रह गए। उस प्रकार से पृथ्वी में परतों का निर्माण हुआ। आगे अपन देखते हैं स्थल मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो स्थल मंडल का विकास में अपन देखते हैं, पहले देखते हैं ग्रहाणु। ग्रहाणु खगोलीय पिंड हल्के भारी पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ठीक है, ग्रहाणु क्या है कि वे छोटे छोटे ग्रह के कण ग्रहाणु हैं। पृथ्वी का निर्माण क्या है, कई ग्रहाणु आपस में मिलकर जुड़ गए, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। प्रक्रिया, गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ जमा हुआ जिससे बहुत अधिक गर्मी पैदा हुई। तो गुरुत्वाकर्षण हुआ, आपस में जो है घर्षण हुआ कई पदार्थों में, पदार्थ आपस में जुड़ते गए, और उससे तापमान जो है वह बहुत अधिक हो गया। अब जैसे ही ताप अधिक होगा तो जो भी पदार्थ होगा वह किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। भाई किसी भी चीज को अपन लगातार गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो पिघलने लगती है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का क्या हुआ, पृथ्वी अब द्रव अवस्था में आ गई। भारी पदार्थ होंगे जैसे लोहा, ठीक है, भारी पदार्थ लोहा, उसका घनत्व अधिक होता है, इसके कारण क्या होगा, वह द्रव के भाग में नीचे तक चला जाएगा। तो नीचे के भाग में अगर अपन देखें तो किससे बना है, निफे से बना है। तो निकल और फेरस जो है उनका घनत्व अधिक होने के कारण वह पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं।
तो ये भारी पदार्थ केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, और ठंडा होने पर हल्का पदार्थ ठोस होकर भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण करता है। तो पहला चरण क्या था? पहले चरण में हुआ विभेदन। विभेदन क्या हुआ भाई? भारी पदार्थ नीचे चले गए और हल्के पदार्थ ऊपर आ गए। फिर दूसरे चरण में क्या हुआ? चंद्रमा के टकराव से फिर गर्मी बढ़ी और दोबारा विभेदन होता है, फिर से हल्के पदार्थ ऊपर और भारी पदार्थ नीचे। फिर धीरे धीरे घनत्व में अंतर के कारण परतों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी परतें हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। और फिर घनत्व अपन देखें तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे पृथ्वी में घनत्व बढ़ता जाता है। अब देखते हैं कि वायुमंडल और जलमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो वायुमंडल और जलमंडल का विकास में देखते हैं, आज का जो वायुमंडल है उसमें कौन सी गैसें देखते हैं अपन? मेनली नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। 78% के आसपास नाइट्रोजन और 21% के आसपास क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन जब प्राचीन समय में अपन देखते हैं, जब निर्माण हो रहा था पृथ्वी का, तो यह स्थिति नहीं थी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर थी। 3 अवस्थाओं में वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण होता है। पहली अवस्था में क्या हुआ? पहली अवस्था में शुरू का वायुमंडल किससे था? हाइड्रोजन और हीलियम से था। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन व हीलियम था, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के पास स्थित है, इसलिए जो सौर पवन आई, उस सौर पवन ने क्या किया? इस हाइड्रोजन व हीलियम को अंतरिक्ष में भेज दिया। यह सभी पार्थिव ग्रहों के साथ हुआ। जितने भी पार्थिव ग्रह हैं जो सूर्य के पास स्थित है, सौर पवन के कारण हाइड्रोजन व हीलियम यहां से हट गई। दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि पृथ्वी के ठंडे होने पर विभेदन के दौरान अंदर जो भी गैसें थी और जलवाष्प थी वह बाहर आ गई। वह धीरे धीरे ठंडी हो रही है, सिकुड़ रही है, तो जलवाष्प बाहर आ गई और क्या हुआ? अन्य गैसें भी बाहर आ गई। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, और ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो अपने को पता है कि जलवाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और अमोनिया जो है यह वायुमंडल में बढ़ जाती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से ये सब गैसें वायुमंडल में आ गई। ऑक्सीजन की मात्रा अभी भी कम है। जलवाष्प का फिर क्या होता है? संघनन हुआ, और जलवाष्प के संघनन के बाद में क्या होती है? वापस बारिश होगी। बारिश के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह भी पानी में घुला, और बारिश से पृथ्वी पर जल आ गया। भारी बारिश से गड्ढों में पानी जमा हुआ, और जहां विशाल गड्ढे थे उनमें पानी जमा होने से महासागरों का निर्माण होता है। तीसरी अवस्था जो है, तीसरी अवस्था जीवन लगभग जो शुरू हुआ, प्रथम जीव जो आया, एक कोशिकीय जीव जो आया प्रथम, वो था 3.8 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हुई। प्रकाश संश्लेषण शुरू होने लगा, फोटोसिंथेसिस शुरू होने लगा। कब से? 2.5 से 3 अरब साल पश्चात। और महासागरों में ऑक्सीजन बनी। 2 अरब साल पहले वायुमंडल में ऑक्सीजन पूरी तरह भर गई, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है जीवन का विकास होने लगा। तो एक और टॉपिक चलिए देख लेते हैं, जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी देख लेते हैं। शुरुआती वायुमंडल में क्या था? जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है अपन देख रहे हैं। शुरुआती वायुमंडल में जीवन के लिए अनुकूल नहीं था, कि जीवन के लिए जो भी आवश्यक गैसें थी वह मौजूद ही नहीं थी, तो जीवन होना पॉसिबल ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि जीवन रासायनिक प्रतिक्रियाओं से शुरू हुआ। कैसे हुआ? पहले जटिल जैव अणु, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जटिल जैव अणु बने। उसके बाद में ये अणु खुद को दोहरा सकते थे, निर्जीव को जीवित में बदल सकते थे, इस प्रकार के अणु बने। सबूत अगर देखें भाई इस प्रकार के अणु मौजूद थे, तो सबूत अपन देखते हैं कि जो पुरानी चट्टानें हैं, लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व की चट्टानें हैं, उसमें जीवाश्म मिले हैं। कौन से जीवाश्म? शैवालों के जीवाश्म मिले हैं। उससे पता चलता है कि कुछ ऐसे अणु थे जो क्या कर सकते हैं, जो निर्जीवों को सजीव कर सकते हैं। समय यह था 3.8 अरब वर्ष पूर्व की यह बात है। और विकास एक कोशिकीय जीव से मनुष्य तक, पहले एक कोशिकीय जीव बने और उसके बाद में धीरे धीरे बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, और धीरे धीरे मनुष्य जो है यह पृथ्वी पर आया। इस सब को जानने के लिए अपने को जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ना पड़ता है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 11 की, उसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया गया है, लेकिन उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आप कतई नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अपन उसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को थोड़ा सा अच्छा बनाकर वापस प्रस्तुत करेंगे, और आप प्रयास कीजिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद रहने से ही भूगोल के जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उनको पढ़ने में आपको आसानी होगी। जिस प्रकार अपने को कैलेंडर का पता होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो विकास कैसे हुआ उसका जो कैलेंडर है वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अब कुछ सारणी है, उसमें बताई गई है भाई दूरी कितनी है पृथ्वी से ग्रहों की, सूर्य से ग्रहों की, उनका घनत्व कितना है, और उनका व्यास कितना है, उपग्रह कितने हैं। तो इन सारणी से अपन कुछ नोट्स बना लेते हैं।
पहला देख लेते हैं कि भाई ग्रह के नाम, ग्रह के नाम याद करवाई दिए। 8 ग्रह थे, कहाँ से शुरू करना है? गणेश जी के वार से शुरू करना है, एक दिन छोड़ना है और अगला वार ले लेना है। उस हिसाब से सारे अपन ग्रह देख चुके थे। फिर दूरी देखते हैं, तो दूरी को किससे मापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय एकक के द्वारा, एयू के द्वारा अपन दूरी को मापते हैं। एयू, एक एयू जो है यह है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी को अपन एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा दर्शाते हैं। बुध जो है ये सबसे पास में है, कितना है? एक से भी कम है, 0.387 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और नेपच्यून जो है ये सबसे दूर है, शुरुआत बुध से और अंत कहाँ से होता है? नेपच्यून से होता है। घनत्व अगर देखें तो घनत्व किस में मापते हैं? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। तो पार्थिव ग्रहों का घनत्व अधिक है और जो जोवियन है उनका घनत्व क्या है? उनका कम है। तो पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनका घनत्व लगभग 3.9 से 5.5 के आसपास तक होता है। पृथ्वी का जो घनत्व है लगभग 5.5 के आसपास औसत होता है। जोवियन ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, उनका घनत्व कम है, अत्यंत कम है। कितना? 0.7 से 0.16 के आसपास इनका घनत्व है। अब देखते हैं अर्धव्यास। तो अपने को पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो पृथ्वी का व्यास है या अर्धव्यास, इसे अपन त्रिज्या भी बोल सकते हैं, कितना है? यह है 6378.13। जोवियन ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, इसलिए इसका अर्धव्यास जो होगा वह सर्वाधिक होगा। कितना है इसका अर्धव्यास? 11 पॉइंट, यहाँ दिया हुआ नहीं है, लगभग 11,000 के आसपास है। और पार्थिव ग्रह जो है छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है बुध, उसका जो अर्धव्यास है वह सबसे कम है। अर्धव्यास सिर्फ आप पृथ्वी का याद रखेंगे तो वो आपके लिए काफी है, इन सभी का अर्धव्यास याद रखना आपको जरूरी नहीं है। अब देखते हैं उपग्रह कौन कौन से हैं। उपग्रह को मून बोला जाता है अंग्रेजी में। तो कौन कौन से हैं? प्राकृतिक चंद्रमा, तो पृथ्वी का उपग्रह है उसे मून, जो चंद्रमा है ही प्राकृतिक उपग्रह। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, शुरू के जो दो अपने पास प्लैनेट हैं उनके कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कौन सा है? पृथ्वी का एक हो गया चंद्रमा। मंगल के कितने हैं? मंगल के 2 हैं। बृहस्पति और शनि के जो हैं उनके सर्वाधिक है, 30 से भी ज्यादा इनके क्या हैं? उपग्रह हैं। और यूरेनस के देखें तो यूरेनस के 17 और नेपच्यून के 8 उपग्रह हैं। इन उपग्रहों का नाम याद रखना आपको जरूरी नहीं है। तो इसी के साथ अपनी ये क्लास जो है पूरी होती है। एक और चैप्टर अपन ने सिलेबस का यहाँ पढ़ लिया है। अब एक नए वीडियो में अपन देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। ये आपकी किताब में दी गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।